नमस्कार दोस्तों जियो जर्नी में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने पीछे जियोमॉर्फिक प्रोसेस के बारे में हम लोगों ने बात की थी। उस जियोमॉर्फिक प्रोसेस में बुआ करती जो प्रक्रियाएं हैं उसमें हम लोगों ने सबसे पहले इंटरनल फोर्स किया। इंटरनल फोर्स को हमने काफी गहराई से किया। अब उसके बाद हमने शुरू किया था एक्सटर्नल फोर्स, जो बाहरी बल हैं उनके बारे में, और उसके बारे में हम बात कर चुके थे दोस्तों वेदरिंग की। वेदरिंग को भी आपने काफी गहराई से पढ़ा। और फिर उसके बाद की हम लोगों ने बात मास मूवमेंट की कि मास मूवमेंट होता क्या है। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो इनके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो आगे की जियोमॉर्फोलॉजी है, आगे के जो लैंड फॉर्म है, क्योंकि जियोमॉर्फोलॉजी इज द लैंड फॉर्म ऑफ या स्टडी ऑफ द लैंड फॉर्म। तो ये जो बाकी लैंड फॉर्म है वो कहीं ना कहीं या डायरेक्ट रूप से या इनडायरेक्ट रूप से इन चीजों से प्रभावित रहते हैं। तो दोस्तों आज का जो हमारा लेक्चर है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इरोजन एंड डिपोजिशन। अब डिपोजिशन क्या होता है? डिपॉजिट करना होता है मतलब निक्षेपण करना, जमा कराना, जैसे हम बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हैं। और इरोजन क्या होता है? इरोजन होता है कटाव दोस्तों, धीरे धीरे अक्षरण करना, कटाना या फिर निकालना। अब इसका जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर या भूगोल के अंदर हम इसकी स्टडी क्यों करते हैं दोस्तों? इन्हीं वर्ड की हम जो स्टडी करते हैं वो लैंड फॉर्म के बारे में, कि लैंड फॉर्म के ऊपर इन चीजों का, इरोजन का और डिपोजिशन का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसको शुरुआत करते हैं सबसे पहले वर्ड के ऊपर। जो सबसे पहला शब्द है हमारा इरोजन। इरोजन क्या होता है दोस्तों? कटाव क्या होता है? तो इरोजन सबसे पहले अगर देखा जाए तो Erosion is the geological process in which earth material are worn away and transported by the natural force such as winds and water। ये डेफिनेशन, इस डेफिनेशन को समझो। उसके अर्थ के बारे में बात करते हैं कि इरोजन क्या है। हम लोगों ने इससे पहले देखा था वेदरिंग पढ़ा था ना। वेदरिंग में क्या था कि कोई भी जो चट्टान है वो टूट फूट के या छोटे टुकड़ों में वहीं पर गिर जाती, वहां पर ट्रांसपोर्ट नहीं होता था एक स्थान से दूसरे स्थान पर। वो जो सेडिमेंट थे या फिर वो जो चट्टानें थी वो नहीं खिसकती थी। वो काम था वेदरिंग का। और इसके अंदर जब हम लोगों ने किया मास मूवमेंट में क्या था कि वो जो रॉक थी जो टूट फूट गई या किसी कारण से चट्टानें टूटी और टूट के वो एक जगह से दूसरी जगह पर चली गई, वहां पर ट्रांसपोर्ट हुआ। आज जो इरोजन की बात कर रहे हैं इसके अंदर क्या है कि चट्टानें जो टूट फूट चुकी हैं, मतलब वहां पे जो गिरी थी, अब कुछ एजेंट के कारण, कुछ इरोजनल एजेंट जैसे विंड, पानी, पहले हवा होगी, उसके बाद सेकंड वाटर हो गया, उसके बाद फिर ग्राउंड वाटर हुआ, उसके बाद फिर रेन हुई, और उसके बाद आइस हुई या फिर ग्लेशियर हुए, या फिर कोस्टल एरिया हो गया, या जैसे कोस्ट के ऊपर जैसे ओशियन जो करंट है उनके कारण जो हमारा सेडिमेंट है वो सेडिमेंट एक जगह से जब दूसरी जगह जाता है तो इस सारी घटना को क्या बोलते हैं हम लोग? इरोजन। तो अब इरोजन के बारे में हम लोगों ने जाना कि इरोजन तो होता है ये, ठीक है। अब इस बात को समझते हैं भी, कोई भी जो रॉक है, कोई भी जो चट्टान है, वो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था प्रोसेस शुरू की थी, एक प्रोसेस शुरू की थी। तो उसमें क्या था कि सबसे पहले एक रॉक थी, ये चट्टान थी। ये जब चट्टान थी तो वेदरिंग में क्या हुआ, इस चट्टान के टुकड़े हुए थे, ऐसे ही कुछ टुकड़े हुए थे, बड़े बड़े टुकड़े हुए थे और छोटे छोटे टुकड़े हुए थे, ऐसे ही कुछ हुआ था ना। और गिरे थे वो यहीं पर गिरे थे ना। और ये टुकड़े हमेशा यहां पर तो रहेंगे नहीं, ये क्या होगा, ये और टूटते जाएंगे और धीरे 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 ये मिट्टी के रूप में इतनी दूरी पर आगे के आगे जमा होते रहेंगे और ऐसे 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 जमा होते रहेंगे। तो दोस्तों ये जो घटना है यहां तो था वेदरिंग, ये प्रोसेस तो वेदरिंग थी। बट इस रॉक का या फिर ये जो छोटे छोटे सेडिमेंट हैं, इन सेडिमेंट का इस जगह से, जगह मतलब ए से बी तक पहुंचना, ए से बी तक पहुंचने की जो प्रोसेस है दोस्तों वो कहलाती है हमारी इरोजन। और इस ए से इस बी तक पहुंचने के लिए हम लोगों को क्या जरूरत पड़ेगी? किसी न किसी व्हीकल की जरूरत पड़ेगी या फिर कोई ना कोई एजेंट की जरूरत पड़ेगी जो यहां से उठा के
इस सेडिमेंट को यहां पर जमा कर दे, तो ऐसे व्हीकल या ऐसे मतलब एजेंट कौन से होंगे? तो दोस्तों वो एजेंट कौन से होंगे? विंड होगी, वाटर होगी, वेव्स होगी, करंट होगी, रिवर होगी, या फिर आइस होगी, या फिर ग्राउंड वाटर हो गया। ये सभी कुछ है ना, ये हमारी एक गाड़ी ये हुई, एक गाड़ी ये होगी, मतलब ये जो है हमारी, ये इसको कैरी यहां से उठाते हैं और यहां पे जमा करते हैं। तो ये जो हमारे हैं इसको बोलते हैं हम इरोजनल एजेंट। दोस्तों उम्मीद है कि आपको इतना समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है तो हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब क्या है, अब ये जो इरोजन है, ये जो कटाव है, इरोजन को क्या बोलते हैं हम लोग? कटाव, या फिर अपरदन भी बोलते हैं इसको बोलते हैं अपरदन। अब ये जो अपरदन है, अपरदन में हम लोगों ने क्या देखा? अपरदन में यही देखा था ना कि सबसे पहले एक ये जो चट्टान थी, उस चट्टान का यहां से जो छोटे छोटे टुकड़े थे जो यहां से इसी चट्टान से गिरे थे, या इसी यही चट्टान जो कन्वर्ट हुई थी इन छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर, ये टुकड़े इस ए से बी तक पहुंचते हैं। वो क्या प्रोसेस थी? वो थी इरोजन। और इसके अंदर कुछ एजेंट काम करते हैं, एजेंट्स काम करते हैं। एजेंट्स के बारे में हम लोग देख चुके हैं। तो अब सबसे पहले बात करते हैं इसकी। ये क्या है दोस्तों? इसका नाम होता है सेडिमेंट। इसका नाम क्या है? सेडिमेंट, तलछट। मतलब किसी चट्टान के वो छोटे छोटे रूप जो उसके आसपास जमा हो गए, और यही जब ये जैसे कोई चट्टान थी इतनी बड़ी, वो फिर छोटी हुई, इतनी होगी, फिर वो और छोटी हुई, फिर वो और छोटी होगी, फिर वो और छोटी हुई, ऐसे होते 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 वो इतनी सी, और फिर क्या किस में कन्वर्ट होगी? सोयल के अंदर। यही प्रोसेस रहती है ना, 1 2 3 4 5 6 7, और इसमें क्या होता है कि लाखों साल लग जाते हैं। एक लंबी प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है, ऐसी स्लो प्रोसेस है जिसको एक मानव जिंदगी के अंदर देखना संभव नहीं है। तो सेडिमेंट क्या हुआ? किसी रॉक का छोटे छोटे भागों में टूटना, और या फिर ऐसे जो एलिमेंट जो किसी रॉक के पार्ट हैं, जिसके अंदर उस रॉक के इस स्पेसिफिक चट्टान के सभी गुण मिलते हैं। अब देखें इससे अलग सेडिमेंट कौन से होते हैं? देखो ये जो सेडिमेंट है इसमें क्या है, हम लोग देखेंगे कि ये जो चट्टान है ये हमारी मेन चट्टान थी। तो सीधी सी बात है, इस चट्टान के चारों तरफ, कोई भी चट्टान थी, उस चट्टान के चारों तरफ आप देखते हो, किसी रॉक के चारों तरफ आप क्या देखते हो? मिट्टी भी होती है, बड़े मतलब पार्टिकल भी होते हैं मिट्टी के, छोटे पार्टिकल भी होते हैं, वहां पे मड भी होती है। और क्या होता है, आप देखोगे कि रॉक जैसे जो सबसे बड़ी रॉक है उसके पास छोटी रॉक भी मिलेगी, उससे छोटी रॉक भी मिलेगी, उससे छोटी भी मिलेगी, उससे छोटी मिलेगी। ये जो मैंने आपको सारा बताया, ये सभी प्रकार के साइज मिलेंगे ना। तो सेडिमेंट क्या है? ये वो सभी प्रकार के साइज है। अब चलते हैं नेक्स्ट, इरोजन के अंदर ही, क्योंकि इरोजन की पूरी प्रोसेस थी ना, हम लोगों ने शुरू किया कि एक इतनी बड़ी क्रिया जो यहां से चलती है और यहां पर पहुंचती है। तो उसके अंदर सबसे पहले क्या हुआ? सेडिमेंट, क्योंकि वो उसके नजदीक था। नेक्स्ट देखते हैं कि उससे आगे बात क्या है। अब जो इरोजन है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, वो कितने प्रकार से हो सकता है? क्या कैसे कैसे पॉसिबल है? हम लोगों ने देखा कि वो एक तो चला जाता है विंड से, हम लोगों ने देखा ना कि वो विंड से चला जाता है, वो एयर से चला जाता है, वो कोस्ट से चला जाता है, उससे करंट से चला जाता है। उसके बाद वो वेव्स जो बहती हैं उसके कारण, ग्राउंड वाटर के कारण, रिवर के कारण, और क्या बोलते हैं, रेन के कारण ये बहता है ना। तो ये जो प्रक्रियाएं हैं, ये जो एजेंट हैं, जब किसी स्पेसिफिक सेडिमेंट को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाते हैं, तो दोस्तों उसको क्या बोलते हैं हम? फिजिकल इरोजन, मतलब भौतिक अपरदन।
फिजिकल इरोजन ऑफ्टन कॉज रॉक टू गेट स्मॉलर और स्मूथ। अब देखो, जो फिजिकल इरोजन है, जो भौतिक हमारा अपरदन है, वो मैंने आपको बताया कि कौन कौन से उसके एजेंट होंगे। उसके अंदर वायु होगी, उसके अंदर मैंने आपको पानी बताया, और उसके अंदर परिहिमानी बताया। तो सीधी सी बात है, उनका काम क्या है? वो काम करते क्या है? एक रॉक से उठा के, मतलब सेडिमेंट को उठा के, यहां से उठा के और यहां पर, मतलब ए से लेके और बी तक लेके जाते हैं। तो दोस्तों यहां पे बात की, यहां तक जब वो रॉक के जो सेडिमेंट है वो यहां से चले और वो यहां तक पहुंचे, तो यहां से यहां तक पहुंचने में उन लोगों ने क्या किया? एक रास्ता भी तय किया। तो जरूरी है नहीं कि जो चीज यहां से उठी और यहां तक पहुंची वो सेम कंडीशन में पहुंचे, सेम साइज में पहुंचे। तो अब क्या करेगी वो? यहां से लेके और यहां तक कौन कौन सी क्रियाएं उसके अंदर होंगी, किस किस प्रकार के परिवर्तन उसके अंदर होंगे, और वो परिवर्तन क्या वाकई में उस रास्ते के अंदर जितने भी जो रॉक्स आती हैं या उस रास्ते के ऊपर दोस्तों वो कैसे प्रभाव डालेंगे। तो इस प्रक्रिया के अंदर, अपरदन की प्रक्रिया के अंदर दोस्तों, ये जो अपरदन की प्रक्रिया है जिसमें हम लोग किसी स्थान ए से लेके बी तक की बात कर रहे हैं, तो यहां से यहां तक का जो रास्ता है, यहां से यहां तक का जो रास्ता है, मतलब ये जो सेडिमेंट था, ये जो सेडिमेंट था, ये जो सेडिमेंट था, इस सेडिमेंट के ए से बी तक जाने के अंदर कुछ ना कुछ प्रक्रियाएं होंगी, कुछ ना कुछ काम करता ये जाएगा। क्योंकि ये जो ए से बी तक का जो एरिया है, वहां पर कहीं छोटी मोटी चट्टानें होंगी, कहीं बड़े चट्टान होगी, कहीं पर क्या होगा? वाटर बॉडी होगी, कहीं पर वाटर बॉडी होगी ना, और कहीं पर फिर वो डेजर्ट भी हो सकता है, या फिर डून्स भी हो सकते हैं, या मरुस्थल भी हो सकता है। क्योंकि रास्ता बड़ा है, कुछ ना कुछ होता ही रहेगा। कहीं वाटर बॉडी होगी, कहीं पर आइस भी आपको जमी मिल जाएगी। मतलब यहां से लेके यहां तक कुछ अनेक प्रकार की असमानताएं हैं, और इसको पहुंचना है यहां से यहां तक। तो यहां से यहां पहुंचने में दोस्तों कुछ क्रियाएं करेगा, और उन क्रियाओं को हम बोलते हैं ये। कौन कौन सी क्रियाएं हैं? अबर्सन, एडिटेशन, कर्सन, हाइड्रोलिक एक्शन, वाटर प्रेशर, प्लकिंग और डिफ्लेशन। इसको हम गहराई से पढ़ते हैं, एक एक चीज को पढ़ते हैं दोस्तों। अब एक एक चीज के अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं अबर्सन की, या फिर सबसे पहले बात करते हैं हम लोग अपघर्षण की। अपघर्षण जैसे कि चलते हैं हम लोग। अपघर्षण में क्या है कि ये देखो, ये जो आप देख रहे हो, ये जो कोई हिमानी है, क्योंकि आइस है ना, मतलब ग्लेशियर हो गया, ये हिमानी है। और जहां से हिमानी चलती है, मतलब यहां से मानते हैं हम ए पॉइंट, ये हो गया ए पॉइंट से, और ये पहुंचेगी यहां पर, इसको पहुंचना है यहां पर, बी तक पहुंचना है, यहां से लेके और इसको पहुंचना है यहां तक। तो ये क्या करेगी दोस्तों? ये जहां से भी चलेगी, जिस भी एरिया से चलेगी, मतलब ये एक एरिया था, जो अपने साथ छोटे मोटे जो बड़े पत्थर हैं और जो छोटे पत्थर हैं उनको साथ लेते हुए चलेगी। ये सेडिमेंट है एक तरह का, इसको साथ लेके चलेगी, और इसको साथ लेके चलेगी। तो जब ये रॉक्स, ये वाली, जब ये चट्टानें आगे की तरफ मूवमेंट करेंगी, तो जो नीचे की रॉक हैं, बेड रॉक है, या जो नीचे की चट्टानें हैं, उनके ऊपर अपरदन करती रहेंगी, उनको काटती चली जाएंगी। तो इस काटने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं दोस्तों? अपघर्षण। इसका हम अपने घर में भी यूज करते हैं,
वर्तमान में तो बहुत ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड करवा चुके हैं हम लोग, हमारी जो लाइफ स्टैंडर्ड है वो बढ़ चुका है। बट गांव में आप लोगों ने देखा होगा कि जो दीपक होता है, दिया होता है, उस दिए के साथ पहले जो औरतें थी और जो मतलब आदमी थे वो अपनी जो पाँव है उसको साफ करते थे। क्यों? क्योंकि वो जो एक तरह का जो दिया था वो एक तरह की रोक थी, और वो रोक नीचे से हमारे जो मतलब पाँव था उसके नीचे से गंदगी को साफ कर देती थी। क्यों? क्योंकि वो एक अपघर्षण का काम करती थी, अपघर्षण। ठीक है, मतलब ये एक हिसाब से रेग मार्क का काम करती है, रेग मार्क का काम करती है ना आगे चलती हुई। और ये रेग मार्क का काम देखो, इस पे आप प्रूव भी देख सकते हो कि ये देखो इस प्रकार की ये जो चट्टानें थी, इस प्रकार के जो पत्थर थे, ये हार्ड चट्टान है, स्ट्रॉन्ग चट्टान है या फिर कड़ी चट्टान है। जब इस कड़ी चट्टान के ऊपर से ये आगे से यहां तक जाएंगी तो इसके सरफेस को क्या कर देती हैं? स्मूथ, मुलायम कर देती हैं। समझ आया? नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। उसके बाद है घिसाव या एडिटेशन। ये क्या होता है, इस पे बात करते हैं हम लोग। दोस्तों आप लोगों को पता है कि कोई भी रोक थी, कोई भी चट्टान थी, ये चट्टान थी हमारी, ये चट्टान थी, जब ये चट्टान यहां से लेके इनको पहुंचना कहां पर है? ए से लेके और बी तक। पहली प्रोसेस आपको समझ आई कि ये यहां से चलेगी तो इसको भी प्रभावित करेगी, इस रोक को, तो इसको क्या बोलते हैं? अपघर्षण। बट ये जैसे ही आगे की तरफ चलेंगी, जैसे ही आगे की तरफ चलेंगी तो क्या करेंगी? ये अपने आप भी एक दूसरे के साथ घिसती रहेंगी ना। और जब ये आपस में घिसाव होता रहेगा तो जो बड़ी चट्टान है वो छोटी चट्टान के अंदर कन्वर्ट होती रहेगी ना। कि ये जो बड़ी चट्टान है, ये देखो, ये चट्टान इससे टकराई, ये चट्टान इससे टकराई, ये फिर इससे टकरा गई, फिर ये इससे टकरा गई, ये फिर इससे टकराई, तो ये इसके साथ टकराई। जब हम लोग दो ईंट ले लेते हैं या दो पत्थर लेते हैं, जब उनको हम एक दूसरे के साथ जोर से मारते तो क्या होता है कि एक जो रोक है, एक जो चट्टान है हमारी, या जो एक ईंट है वो टूट जाती है। तो इस प्रकार की जो क्रिया होती है, मतलब स्थान ए से चलने के कोई चट्टान बी तक पहुंचती है, तो ये जो सेकंड प्रकार की क्रिया है दोस्तों, इसको बोलते हैं हम एट्रेशन, या इसको बोलते हैं हिंदी में शनिघर्षण। शनिघर्षण। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट। कर्षण। ये कर्षण क्या होता है? कर्षण या सॉल्यूशन भी एक इसको बोलते हैं, सॉल्यूशन या गुल्लना। ये प्रक्रिया क्या है? अब दोस्तों आप देखोगे कि जैसे ही जो चट्टानें हैं, जैसे ही जो हमारे पत्थर के टुकड़े थे, वो जैसे ही आगे बढ़े, मतलब यहां से आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा, जब वो आगे बढ़ते हैं तो क्या है, वो खुद से भी टकराते हैं और जिस रोक से के ऊपर से जाते हैं उसके साथ भी घिसते रहते हैं। तो अब क्या होगा कि जो हमारा पानी है, वो पानी जब चट्टानों के ऊपर मतलब प्रक्रिया करता है तो उसके अंदर कुछ जो मिनरल्स होते हैं, जैसे कि हम लोग बिल्कुल बेसिक तरीके से मैं आपको बताऊं तो हम लोग जो ब्लैक सॉल्ट यूज करते हैं, वो है तो कहीं ना कहीं एक रॉक ही ना। और क्या करोगे, उस जो ब्लैक सोल्ट को आप पानी के अंदर डाल दोगे तो कुछ टाइम बाद वो पानी के अंदर घुल जाएगी ना। तो कोई चट्टान थी, ये कोई रॉक थी, इस रॉक के अंदर ये कोई लेयर थी और एक ये लेयर थी, वो लेयर किसकी थी? ब्लैक सोल्ट की लेयर थी। और ये जो लाइन थी ये चूना पत्थर की थी, ये चूने की थी, मतलब चूना जिसके जो हम पहले लोग जो सफेदी करते थे, मतलब घरों को व्हाइट वॉश करते थे, एक लेयर उसकी। तो दोस्तों जब यहां पर पानी होगा और यहां पर पानी होगा तो क्या हो जाएगा, ये इसको घोल लेगा और ये इसको क्या कर लेगा, अपने आप अंदर घोल लेगा। और घोल लेगा तो क्या होगा, ये जो बड़ी चट्टान थी वो कितने टुकड़ों में टूट गई? 1, 2 और 3 टुकड़ों में टूट गई। अब इतनी बड़ी चट्टान को कैरी करना मुश्किल था पानी के द्वारा, बट अब इसके टुकड़े हो गए 3 टुकड़े हो गए ना।
तो अब इसको कैरी करना, लेके जाना आसान हो गया। तो दोस्तों ये प्रक्रिया होगी सॉल्यूशन। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन। अब क्वेश्चन एक और बात है, जो सॉल्यूशन आपको समझ आया, अब क्वेश्चन करते हैं कि देखो दोस्तों, जो टुकड़े हैं, जब कोई नदी, या फिर हम नदी से ही मानते हैं हम लोग, जब कोई नदी बहती है एक जगह से दूसरी जगह पर, तो जब कोई नदी बहती है तो वो क्या करेगी, ये कोई नदी बह रही है तो ये अपने साथ क्या है कि छोटे छोटे टुकड़े लेके चलेगी, ऐसा ही है ना। और ये टुकड़े कहां पे होंगे, तली के अंदर, इसकी जो नीचे क्या है, ये जो इसकी तली है, इसके अंदर से ये घिसते हुए चलेंगे ना। वो तो कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि जो नदी बहती है या फिर जो जल बहता है, तो उसके अंदर ऐसे ऐसे फिरकी सी बनती देखी होगी आप लोगों ने, ऐसे देखा है ना, इस टाइप की, पानी का राउंड शेप के अंदर ऐसे चलती रहती है ना। तो अब क्या होता है कि ये जो रोक थी, ये जो छोटी छोटी चट्टानें थी, ये जो छोटी छोटी बजरी थी, इसके अंदर ये भी घूमती है, इसके अंदर ये भी घूमती है। और जब ये घूमती है दोस्तों, तो ये एक ड्रिल का काम करती है यहां पर, कहां पर, नदी के सरफेस के अंदर, नदी की रोक के बिल्कुल बेस के अंदर। और इसके कारण क्या होता है दोस्तों, अपर्दन होता रहता है। जो हमारी ये है, ये जैसे ये इस टाइप चलेगी, इस टाइप से घूमती जाएगी, तो नीचे क्या करती रहेगी, ड्रिल करती रहेगी, जैसा हम ड्रिल मशीन के अंदर देखते हैं। वैसे ही ड्रिलिंग की प्रोसेस क्या किसके अंदर होती रहेगी, इसके बेड के अंदर, नदी के बेड के अंदर होती रहेगी। और जिसके कारण नदी का जो बेस है वो कटता रहेगा, और कटने के कारण अपर्दन होता रहेगा। अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रोसेस, और कौन सी प्रोसेस करता है, और कौन सी प्रक्रियाएं करता है दोस्तों। उसके बाद करता है हाइड्रोलिक एक्शन। हाइड्रोलिक एक्शन क्या कहते हैं, नदी की जल प्रक्रिया, या फिर पानी की क्रिया, एक्शन। हाइड्रोलिक, हाइड्रो का मतलब पानी, और एक्शन मतलब क्रिया। अब देखो दोस्तों, इससे बात से आप समझ जाएंगे कि देखो, ये कोई एरिया है, या फिर ये कोई कोस्ट है, ठीक है, नदी का किनारा है। तो नदी का किनारा क्या है, जैसे ही नदी बहती है तो हवा के कारण उसके अंदर लहरें बनती हैं, छोटी छोटी लहरें बनती हैं ना। और वो लहरें क्या करती हैं, ये जो इसके बराबर का जो इसका कोस्ट था, उस कोस्ट को पुश करती रहती हैं, उस कोस्ट पे वो टच करती रहती हैं, मतलब ये जैसे ये टच करती रहती है। और आपको पता है कि किसी भी नदी का, मतलब चाहे वो कोई भी नदी हो, उसका जो सरफेस है, सॉरी, उसका जो कोस्ट है, वो हमेशा ही, जरूरी तो नहीं है कि स्मूथ हो। उसमें क्या होगा, जो चट्टानें हैं वो इस टाइप की होंगी, कहीं पर उसके अंदर छिद्र होगा और कहीं पर वो छिद्र नहीं होगा, नहीं होगा ना। अब देखो, जब पानी यहां से, जब पानी यहां पर था, जब पानी यहां पर था, मतलब ये वाटर के मॉलिक्यूल है, तो इस खाली जगह में क्या होगा, एयर होगी ना, हवा होगी। और जब कोई लहर या फिर कोई जो पानी की किसी न किसी कारण से, क्योंकि चलती है एयर के कारण, ये पानी की जो लहर है जब इससे टकराती है, सरफेस से टकराती है, तो ये पानी यहां पे अंदर एंट्री करना शुरू कर देगा ना। और जब ये अंदर एंट्री शुरू कर देगा, तो ये जो एयर है, जो हमारी इसके अंदर की जो एयर है, उसको बाहर निकलने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी ना। तो अब वो क्या करेगी, रॉक का जो ये वाला पार्ट है, चट्टानों का ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट के ऊपर फोर्स, पावर लगाती रहेगी। और फोर्स जब लगाती रहेगी, तो कुछ टाइम बाद ये जो चट्टान है वो धीरे धीरे कमजोर हो जाएगी, और आखिर में टूटकर नदी में गिर जाएगी। एक प्रोसेस ये होगी। अब दोस्तों, एक और प्रोसेस है नदी की, और वो कौन सी प्रोसेस है, वाटर प्रेशर। वाटर प्रेशर क्या हुआ
कि जैसे कि ये समुद्र है, आप देख सकते हैं इस समुद्र के अंदर इतनी बड़ी बड़ी जाल, ये इतनी बड़ी बड़ी वो है ना, ये देखो ये कितनी ऊंची ऊंची, ये क्या करती हैं, ये जो हमारा कोस्ट है, जो हमारी चट्टानें हैं, उनके ऊपर जैसे हथौड़े से किसी के वार करते हैं वैसे वार करती रहती, वैसे अटैक करती रहती है। और इस अटैक के कारण ये जो रॉक हैं, ये वाली जो चट्टानें हैं, ये वाली जो रॉक हैं, ये कमजोर होती रहती है। जैसे हम लोग देखते हैं कि जो हमारे जो मिस्त्री हैं या फिर जो मजदूर हैं, वो क्या करते हैं कि ईंट पे या पत्थर पे क्या आते वार करते हैं, किससे, हैमर से। और हैमर से वार करते हैं तो जो बड़ी रॉक है, जो बड़ी चट्टान है या फिर कोई ईंट का बड़ा टुकड़ा है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। तो इसी प्रकार की जो क्रिया क्या कर, कौन सी ये जो क्रिया है, वो वाटर करता रहता है। और वाटर करता रहता है तो इसके ऊपर क्या करता है, वो प्रेस करता रहता है, प्रेस करता रहता है ना। ये देखो इसके ऊपर ये प्रेस कर रहा है, और इस प्रेशर के कारण दोस्तों ये जो रॉक है वो टूट जाती है। और देखते हैं और कौन सी प्रक्रिया करता है, प्लकिंग। प्लकिंग की कौन सी क्रिया है, प्लकिंग का मतलब ही तोड़ना है। अब प्लकिंग कहां पे होती है, हम लोगों ने इससे पीछे देखा कोस्टल एरिया के अंदर या फिर समुद्रों के अंदर जो लहरें हैं वो तोड़ती रहती हैं। उससे पहले हम लोगों ने देखा, इससे पहले वाली जो पिक्चर दी है उसमें क्या देखा हम लोगों ने, इसमें देखा था कि नदी कैसे यहां पर एयर को प्रेशर करती रहती है, प्रेशराइज करती रहती है और रॉक को कमजोर करती रहती है ना। फिर हम लोगों ने इससे पहले उसके अंदर देखा, उसके बाद ओशियन के अंदर देखा, बट यहां पर बात किसकी है, ग्लेशियर की। और ग्लेशियर में क्या होती है दोस्तों, आइस होती है, बर्फ होती है ना, और बर्फ की एक नदी होती है। तो जब ये पूरी की पूरी बर्फ की नदी या पूरे की पूरी जब बर्फ ऊपर से स्थान ए से स्थान बी तक जब चलती है, तो इसका जो ये एरिया है, इस एरिया को ये स्मूथ करती हुई चलती है या फिर इसको अपर्दित करती हुई चलती है। इसके अंदर जो भी चट्टानें हैं उनको तोड़ती हुई चलती है। जैसे कि ये चट्टान हम लोग देखते हैं कि यहां पर ये स्नोफॉल हुआ और ये चट्टान कोई उभरी हुई अवस्था में मिली, तो दोस्तों यहां पर स्नोफॉल होता रहा, ये स्नोफॉल होता रहा, और क्या रहा, स्नोफॉल होता रहा। तो ये जो चट्टान थी, इस चट्टान के ऊपर वेट क्या हुआ, वेट क्या हुआ, बार बढ़ना शुरू हो गया ना। और बार बढ़ना शुरू हो गया, नीचे क्या है, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण इसको नीचे की तरफ खींच रहा है। तो ये जो चट्टान है इसकी एक लिमिट ही होगी, लिमिट ही होगी ना, उससे ज्यादा सहन शक्ति तो होगी ना, नहीं होने के कारण ये जो चट्टान है ये टूट जाती है दोस्तों। और ये टूट के, ये देखो थर्ड स्टेज के अंदर ये टूट के दोस्तों इस नदी के साथ बहना शुरू हो जाती है। और ये आगे जहां भी जब हमारी आइस पिघलती है तो ये वहां पर जाके जमा होती रहती है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, अब जब हम लोगों ने आइस के बारे में देख लिया, स्नोफॉल के बारे में देख लिया कि बर्फ जब चलती है, बर्फ की नदी जब चलती है तो कुछ प्रक्रिया करती है, समुद्र है, समुद्र की जो जल क्रिया है वो भी कुछ न कुछ प्रक्रिया करती है। उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा कि नदी है वो भी प्रक्रिया करती है। तो हम लोगों को वायु भी देखना चाहिए, एयर भी देखना चाहिए ना, कि जो वायु है वो किस प्रकार का अपर्दन करती है। तो दोस्तों वायु किस प्रकार का अपर्दन करती है, तो आप लोग अगर कहीं डेजर्ट एरिया से संबंध रखते हैं तो आपको बड़े अच्छे से पता होगा। अगर नहीं करते या फिर आप कहीं पर जाते हो, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हो और कोई डेजर्ट एरिया है, कोई सूखा एरिया है, तो आपको ये जो एक्टिविटी है, ये जो लैंड फॉर्म है, ये अक्सर आपको मिल जाएगा, दिख जाएगा। और ये जो प्रक्रिया होती है, ये जो इस प्रकार की जो संरचना होती है, उसको बोलते हैं हम दोस्तों
है। वैसे तो मैं इसको जब हम लोग एयर के बारे में, एयर इरोजन के बारे या एयर लैंडफॉर्म, विंड लैंडफॉर्म के बारे में बात करेंगे तो और अच्छे से मैं आपको बता सकूंगा। इसकी एक पूरी की पूरी प्रोसेस है कि इसके चारों तरफ कौन कौन सी चट्टानें बनी होती हैं, या फिर मतलब किस किस प्रकार से इसका फॉर्मेशन होता है, या फिर किस प्रकार से ये एक प्रकार का, मैं आपको बताऊं तो ये जो संरचना है एक प्रकार की सूखे तालाब जैसी है, मतलब ड्राई पॉन्ड, इस टाइप की एक संरचना है। और ये बनती कैसे, ये वायु इसको बना देती है दोस्तों। और वायु क्या करती है, जैसे ये डून हो गए, मतलब ये क्या हो गए हमारे बालू का स्तूप, या अब क्या हो गया, यहां पर ये बालू के ढेर थे, बट क्या है कि जरूरी तो नहीं है ना कि सभी जगह बालू के ढेर हो। और यहां पर सरफेस फ्लैट आ गया, ये फ्लैट सरफेस आया, फिर यहां पे शुरू हो गए, फिर यहां पे बड़ा शुरू हो गया, और फिर ऐसे ऐसे कुछ हो। तो दोस्तों क्या होगा, यहां से जो पवन बहेगी, यहां से जो पवन बहेगी क्या करेगी, इसको, ये जो इसके ऊपर जो रेत के कण है उसको उठा के आगे लेके जाती रहेगी, और क्या करती रहेगी, यहां पर इकट्ठा करती रहेगी। बट जैसे ही वो नीचे उतरेगी तो ऊपर से जब नीचे की तरफ आते हैं तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, और जब उसकी स्पीड बढ़ जाती है तो ये जो कण होंगे यहां पर, इसको यहां पर जमा करती रहेगी ना। तो धीरे धीरे क्या होगा, ये जो एरिया है वो गहरा होता जाएगा, ऐसे होता जाएगा, और इस प्रकार की स्थलाकृति बनती रहेगी। तो ये जो प्रक्रिया है इसको बोलते हैं हम दोस्तों डिफ्लेशन या अपवाहन। इस प्रकार की जो चट्टानें हैं, इस प्रकार के जो हमारे कार्य हैं, वो करता कौन है। एजेंट के बारे में मैंने बताई थी कि ए से जो बी तक, ए से और जो बी स्थान है उस तक कौन कौन सी क्रियाएं हुई हम लोगों ने बात कर ली। और ये क्रियाएं करता कौन है, पानी करता है, बारिश करती है, समुद्र करता है, नदी करती है, ग्राउंड वाटर करती है, एयर करती है, और आइस करती है। यही कुछ हुआ। और ये कौन से हो गए हमारे इरोजन एजेंट। अब दोस्तों इतनी बात हुई कि भाई ऐसा हो सकता है और वैसा हो सकता है, तो ये कैसी कैसी लैंडफॉर्म बना सकते हैं। सीधी सी बात है, जब ये इतने एजेंट हैं तो इतने एजेंट की जो एक्टिविटी, मतलब ये इतने आदमी है, या इधर हम लोग मान लेते हैं कि इतनी तरह की हमारे पास गाड़ियां हैं। अब ये गाड़ियां, हर एक गाड़ी की अलग अलग क्वालिटी है, हर एक गाड़ी की अलग अलग विशेषताएं हैं कि उसके अंदर कुछ स्पेशल फीचर होंगे, इसके अंदर कोई अलग स्पेशल फीचर होंगे, इसके अलग स्पेशल फीचर होंगे, इसके अलग स्पेशल फीचर होंगे। तो इसके अंदर बैठ के कौन जाता है, सेडिमेंट, या मतलब वो जो रॉक और वो जो चट्टानें, तो सभी के साथ अलग अलग बिहेव करेंगी, अलग अलग व्यवहार करेंगी। उस व्यवहार के हिसाब से, उसके कारण ही जो नए नए हैं वो अलग अलग लैंडफॉर्म बनते हैं। दोस्तों आज के लेक्चर में मैं आपको सिर्फ बेसिक मैं आपको बता रहा हूं कि ये बेसिक से लैंडफॉर्म है जो बन सकते हैं, बट इसको बड़े डिटेल जब स्टडी करेंगे, जब हम लैंडफॉर्म के बारे में एक एक गाड़ी लगाओ या फिर एक एक एजेंट का और डीपली हम स्टडी करेंगे। बट मैं आज आपको दिखा रहा हूं कि किस किस प्रकार के लैंडफॉर्म दिखाई देते हैं बनने के कारण। अब किस किस प्रकार के लैंडफॉर्म बनते हैं दोस्तों, तो ये लैंडफॉर्म बनते हैं, आप देखे होंगे इस प्रकार की अपर्दन आप लोगों ने देखा है। अब ये जो इसके कारण जो अपर्दन होता है, छोटी छोटी बूंदे हैं, जब बूंदों के कारण सबसे पहले देखते हैं अपर्दन। पानी से अपर्दन कैसे होता है, पानी किस प्रकार का अपर्दन कर सकता है। पहला एजेंट हम लोग देखते हैं वाटर किस प्रकार से किसी एरिया का अपर्दन कर देता है। बारिश, दोस्तों जब बारिश की छोटी छोटी बूंदे पड़ती हैं, ये जो छोटी छोटी बूंदे हैं दोस्तों, ये बूंदे क्या करेंगी, ये जो हमारा सरफेस है इसके ऊपर ये जो हमारे मॉलिक्यूल हैं,
सोयल मॉलिक्यूल हैं उनको ब्रेक डाउन करती रहेंगी, तोड़ती रहेंगी ना, तो आप लोग देखोगे कि जब बारिश से जो पानी गिरता है वो बड़ा प्योर वाटर होता है, बिल्कुल साफ पानी होता है, बट जैसे ही वो मिट्टी में मिलता है, मिट्टी उसके ऊपर लगती है, जो सोयल लगती है, तो वो क्या होता है, धुंधला हो जाता है। तो उसके कारण क्या होता है, और जब वो सोयल लगती है तो कहां से लगती है, जहां पर वो गिरता है, और दोस्तों जब वो गिरता है वहां पर, तो उस एरिया का अपर्दन कर देता है धीरे धीरे, और उस जो शुरुआत की जो पट्टी होती है अप्रोक्सीमेटली 2 फीट तक की, या 2 फीट या 6 मीटर, सॉरी 2 फीट तक का ही जो एरिया होता है उसको अपर्दित करता रहता है, क्योंकि जो पानी गिरा यहां पर, यहां से जो पानी गिरा, ये हमारी लैंड फॉर्म है, ये जो हमारी लैंड है या जो क्रस्ट है, यहां पर ये अब्जॉर्ब भी करता रहेगा, नीचे भी जाता रहेगा ना, नीचे भी जाता रहेगा, और नीचे जब जाता रहेगा तो इसको क्या करता रहेगा, गीला करता रहेगा ना, और उस गीलेपन के कारण जो ऊपर की जो रोक थी, ये जो जैसे ये जो पट्टी थी हमारी, ये 2 फीट की जो पट्टी है, ये 2 फीट की जो पट्टी है, इस पट्टी की ये जो ऊपरली परत है, ये सबसे ज्यादा पानी को अब्जॉर्ब करेगी, और ये पट्टी नरम होगी, जिसके कारण ये पट्टी कुछ टाइम बाद अपर्दित हो जाएगी, जिसको क्या बोलते हैं हम दोस्तों, स्प्लैश इरोजन। अब स्प्लैश और इरोजन के बाद नेक्स्ट देखते हैं कि और किस प्रकार का इरोजन हम लोग, ये जो वाटर है ये कर सकता है। उसके बाद देखते हैं हम लोग सीट इरोजन। अब जब नदी बहती है, आप लोगों ने इससे पहले देखा कि जैसे ही बारिश गिरती है तो ऊपर की जो पट्टी थी, ऊपर की जो पतली लेयर थी, उसको बहा के ले गई, बट जब ये लेयर और ज्यादा फैल जाती है, और ज्यादा गहराई तक हो जाती है, तो उसको अपर्दन को क्या बोलते हैं हम लोग, सीट इरोजन। मतलब एक पूरी की पूरी जो मोटी परत थी, वो 2 फुट तक की या 3 फुट तक की, जो 4 फुट तक की वो जो परत थी ऊपर से, वो बह जाती है, कि पूरी की पूरी परत बह जाती है, तो उसको बोलते हैं दोस्तों हम सीट इरोजन। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। इस प्रकार की आपने देखी होगी संरचनाएं, और इस प्रकार की जो संरचनाएं है, रिले इरोजन है, ये आप जो चंबल का एरिया है उसके अंदर आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश के अंदर, या फिर वैसे भी आप ये लैंडफॉर्म, मैं आपको और बता देता हूं इसका, आपने कोई जो मिट्टी का पुराना ढेर हो, मिट्टी का जो पुराने ढेर हैं, उसके ऊपर आप देखोगे बारिश के टाइम में, और जब बारिश चली जाती है और उसको कोई टच नहीं करता, तो इस प्रकार की जो संरचनाएं हैं वो बनी आप देख सकते हैं, ये बनी देख सकते हैं। और ये बनती कैसे हैं दोस्तों, जैसे ही यहां पर बारिश गिरेगी, यहां पर बारिश गिरेगी, तो वो पानी जहां से भी चलना शुरू हो जाएगा, जहां से भी वो पानी चलना शुरू हो जाएगा, तो बाकी जो वाटर, यहां पर जो पानी इकट्ठा था, वो भी इसके पीछे पीछे चलता रहेगा, और क्या करेगा, एक नाली, मतलब एक पतली सी जो बोलते हैं ना नली का, वो नाली बना देता है, और इसी प्रकार से जो संरचना बनती है दोस्तों, उसको रिल इरोजन बोलते हैं। अब देखते हैं आगे। अब जब इतनी बात होगी, तो इससे जरूरी नहीं कि पानी सिर्फ इतना ही रहे, अब इससे भी ज्यादा अपर्दन करेगा, और जब ये अपर्दन और ज्यादा गहरा हो जाता है, ये जो नलिकाएं थी, ये जो एरिया थे, जब और ज्यादा गहरे हो जाते हैं, मतलब ये कुछ टाइम बाद क्या करेगा, इसको भी अपर्दित करता रहेगा। इसी को देखते हैं, लगाओ, ये क्या करेगा, धीरे धीरे इसको भी मिलाता रहेगा, इसको भी मिला देगा, इसको भी मिला लेगा, और कुछ टाइम बाद ये इतना चौड़ा हो जाएगा, और कुछ टाइम बाद फिर ये इतना चौड़ा हो जाएगा ना। और जब ये इसका आकार, इसका साइज बड़ा हो जाता है, तो दोस्तों उसको हम बोलते हैं गली इरोजन। क्या बोलते हैं, गली इरोजन। और उसके बाद इससे भी जब साइज और बड़ा हो जाता है, मतलब जब ये इतना बड़ा है, उसके बाद ये इतना बड़ा, और जब इसका और भी साइज बड़ा हो जाता है, उसको हम बोलते हैं दोस्तों, देखो ये जब बहुत सारी मिली, तो अब क्या होगा, धीरे धीरे ये और साइज बड़ा करता रहेगा, और जब और साइज बड़ा हो जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वैली इरोजन। अब क्या है कि ये एक जो पार्ट है, ये वैली इरोजन का है, ठीक है। शुरुआत कहां से हुई थी, रिले से हुई थी। सबसे पहले क्या हुआ था, स्प्लैश, उसके बाद रिले आया, रिले के बाद क्या हुआ, गली इरोजन हुआ, और उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, वैली इरोजन, मतलब जब उसका साइज और भी बड़ा हो जाता है। तो इस प्रकार के ही पर्दन देखो, ये
नामीबिया जो है हमारा डेजर्ट है, उसकी ये तस्वीर है। जो फर्स्ट रिवर ऑफ कैनियन इन द साउथ नामीबिया इज द लार्जेस्ट कैनियन इन अफ्रीका एंड ए प्रोडक्ट ऑफ द वैली इरोजन। इस फोटो को या इसकी कुछ यूट्यूब पे वीडियो भी है, आप उसको और तरीके से देख सकते हैं। बट इस प्रकार की जो संरचना है ये नदी के अपर्दन के कारण है, नदी के उस जल के अपर्दन के कारण है। कैसे होता है ये आपको पता लग गया। और ये जो प्रक्रियाएं थी, ये जो किसी कोई फ्लैट जैसे ये पूरे के पूरे पहले पहाड़ थे और पहाड़ से जो ये यहाँ तक की जो प्रक्रिया थी, इस प्रक्रिया के अंदर हम लोगों ने कुछ बातें की थी कि ऐसे कुछ प्रक्रियाएं होती रहती हैं। दोस्तों कोस्टल इरोजन मैंने बताया था कि कोस्टल इरोजन के अंदर भी कुछ ना कुछ पानी की जो क्रिया है वो क्रियाएं करता रहता है। तो यही जो वाटर है, यही जो पानी है, ये जो अपर्दन करता रहता है, इस जो कोस्ट एरिया है, इस कोस्ट एरिया का अपर्दन करता रहता है और धीरे धीरे अपर्दित करता हुआ जो स्ट्रॉन्ग चट्टाने वो बीच में रह जाती हैं, हार्ड चट्टाने हैं वो बीच में रह जाती हैं, बट उसके चारों तरफ का दोस्तों वो अपर्दन करता रहता है। तो इस प्रकार की कुछ संरचनाएं बनती हैं। जब हम लोग कोस्टल लैंड फॉर्म करेंगे तो इसको पता लग जाएगा कि आपको स्टैग इसको बोलते हैं। उसके बारे में हम प्रोसेस को भी देखेंगे कि कैसे बनती है कैसे नहीं। इस प्रकार के आप इरोजन देखोगे कि ये जो इरोजन है, इस प्रकार के जो अपर्दन है दोस्तों वो विंड के कारण है। ये जो आपको पिक्चर दिखा रहा हूं मैं, ये यूएस के एक नेशनल पार्क है वहां की जो पिक्चर है और इसमें बताया गया है कि देखो विंड भी जो वायु भी है वो भी इरोजन कर सकती है, अपर्दन कर सकती है और इस प्रकार के लैंड फॉर्म बना सकती है। उसके बाद है कि इरोजन आइस के बारे में हम लोगों ने कल एवलांच भी पढ़ा और इससे पहले हम लोगों ने बात की थी प्लकिंग की। तो इसके नीचे वो प्लकिंग की क्रियाएं होती रहती है। इस आइस के नीचे वो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर जो पत्थर के टुकड़े हैं वो एक दूसरे को अपर्दित करते रहते हैं और वो जो एट्रेशन और जो अपघर्षण और जो सोल्यूशन वगैरह की जो बातें थी इसके इस बर्फ के नीचे वो सारी की सारी घटनाएं घटती रहती हैं। सोचने की सबसे मेन बात है कि कौन कौन से कारक हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो अपर्दन को प्रभावित करते हैं। ये जो नेचुरल प्रोसेस है, जो ए से किसी रॉक को या किसी मलबे को बी तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया है, ये जो लंबी क्रिया है, इसको कुछ न कुछ प्रभावित भी करता रहता होगा। तो वो कौन कौन सी चीजें हैं जो इसको प्रभावित करते रहती है, इस पूरी प्रक्रिया को प्रभावित करती रहती है। तो सबसे पहले दोस्तों प्रक्रिया है ग्लोबल वार्मिंग। आप लोगों ने देखा कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ और टेम्परेचर जब इंक्रीज हुआ तो जो हमारी आइस थी, जो बर्फ थी, वो पिघलना शुरू हुई और जब पिघलना शुरू हुई तो क्या हुआ, जो नदियां थी उसके अंदर जो पानी थी उसकी क्वांटिटी बढ़ गई, उसकी स्पीड बढ़ी और पानी की क्वांटिटी और स्पीड बढ़ने के कारण क्या हुआ दोस्तों, जो अपर्दन स्लो था अब वो अपर्दन बहुत तेजी से होना शुरू हो गया। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों स्ट्रॉम, या इसके बाद देखते हैं टोपोग्राफी और स्ट्रॉम सर्ज फॉलोइंग द हरिकेन। सेकंड देखते हैं ये ग्लोबल वार्मिंग हम लोगों ने देख लिया। क्लाइमेट भी इससे रिलेटेड है दोस्तों कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्लाइमेट चेंज हो गया, कहीं पर सूखा बढ़ गया। अब सूखा बढ़ने के कारण एयर प्रेशर है, हवाएं हैं वो तेज चलना शुरू हो गई, वो तेज चलना शुरू होगी तो जो वायु अपर्दन है वो बढ़ गया और कहीं पर जहां पर बारिश ज्यादा हुई वहां पर दोस्तों क्या हुआ कि ये वो जो इरोजन हम लोगों ने बात की थी, गली इरोजन और वैली इरोजन और स्प्लैश और स्प्लिट इरोजन, इस प्रकार के जो अपर्दन है वो बढ़ते गए। उसके बाद हम देखते हैं कि स्टॉर्म सर्ज, तूफान बढ़ गए। क्लाइमेट चेंज के कारण क्या हुआ, वायु की गति बढ़ी जिससे तूफान आए। अब तूफान आने के कारण क्या हुआ दोस्तों, तूफान आने के कारण क्या हुआ, वहां पर अपर्दन बढ़ा क्योंकि अब वायु की भी गति होगी और पानी की भी गति होगी। इस दोनों की गति के कारण चट्टानों के ऊपर ज्यादा प्रभाव पड़ा और चट्टानों के ऊपर ज्यादा प्रभाव पड़ा तो अपर्दन भी ज्यादा हुआ। उसके बाद टोपोग्राफी, वेजिटेशन। अब दोस्तों टोपोग्राफी क्या है, टोपोग्राफी की कैसी संरचना है वो, तो जैसे आप लोगों ने देखा कोस्टल एरिया के अंदर, कोस्टल जो एरिया था, ये जो ओशियन था, ओशियन के नजदीक खड़ी चट्टानें होती हैं, खड़ी होती है ना, और जो क्या बोलते हैं पहाड़ है वहां पर खड़ी चट्टानें होती हैं। तो जो वायु आएगी यहां से, ये लगाओ ये कोई पहाड़ था यहाँ पे, तो यहां पर जो वायु आएगी, एयर आएगी, उसका प्रेशर ज्यादा होगा और ज्यादा होगा तो ये अपर्दन करेगी, यहाँ पर ज्यादा प्रेशर करेगी, यहाँ पर फिर बारिश भी हो जाएगी जब हवा ऊपर उठेगी तो इसका भी अपर्दन होता रहेगा।
और जो क्या बोलते हैं कि बट यहाँ पर जो रॉक है, जो पहाड़ की जो चट्टाने वो स्ट्रोंग है। अब जो मैदान है, वहां की जो सोइल है वो कम स्ट्रोंग है, तो वो क्या है, वायु के, एयर के इरोजन के कारण जो सरफेस है, जो कोस्टल एरिया है या फिर जो प्लेन एरिया है उस पर ज्यादा अपर्दन होगा, और जो पहाड़ है वहां पे कम अपर्दन होगा। उसके बाद वेजिटेशन, वेजिटेशन जहां पर पेड़ पौधे ज्यादा होंगे, पेड़ पौधे ज्यादा होंगे तो वो क्या होंगे, वायु की जो स्पीड है उसको कम कर देंगे, पानी की स्पीड है उसको कम कर देंगे, और इसके कारण क्या है, अपर्दन कम होगा। जैसे कि मेघराव जो है, मेघराव की जो वेजिटेशन है जिसमें सुंदरवन डेल्टा के अंदर ये सबसे ज्यादा है, उस वो कोस्टल एरिया को बचाने की सबसे बड़ी तरकीब है, और वर्तमान में भारत सरकार इसके लिए बहुत ज्यादा काम भी कर रही है। उसके बाद ह्यूमन एक्टिविटी, दोस्तों ह्यूमन एक्टिविटी जो हम मानव जो क्रियाएं हैं वो सीधी डायरेक्ट रूप से इससे प्रभावित करती है। जैसे माइनिंग होगी, या फिर आदमी के कारण टेम्परेचर बढ़ रहा है और क्लाइमेट चेंज जो है वो मानव उसमें मेन कारण है, और इसके कारण फिर ये प्रक्रियाएं और ज्यादा बढ़ेंगी और अपर्दन और ज्यादा बढ़ेगा। उसके बाद टेक्टोनिक एक्टिविटी या आंतरिक क्रियाएं, दोस्तों हम लोगों ने पीछे देखा था कि भूकंप आता है, वोल्केनो आता है, इसके कारण भी कहीं पर भूकंप के कारण अपमर्ज होता है, या फिर हम लोगों ने डाउनमर्ज और अपमर्ज के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। इस प्रकार की क्रियाएं होती हैं, और इस प्रकार की क्रियाओं के कारण अपर्दन भी घटता बढ़ता जाता है। अब क्या है दोस्तों, अभी तक जो हम लोगों ने बात की वो क्या थी कि इरोजन कैसे होता है, इरोजन की प्रक्रिया क्या है, इरोजन के एजेंट कौन कौन से हैं, उसके अंदर कुछ जो इरोजनल एजेंट है, वाटर है, रिवर है, आइस है, वो किस किस प्रकार की लैंडफॉर्म बनाती है। हम लोगों ने कुछ इरोजन के जैसे गली इरोजन, वैली इरोजन, स्प्लैशिट इरोजन के बारे में हम लोगों ने बात की। इतना कुछ हम लोगों ने बात किया, और ये जो आपको बताया ये मैंने अपर्दन का कुछ बेसिक, और ताकि आपको एक समझ विकसित हो सके, क्योंकि अपर्दन से ही रिलेटेड आगे 2 से 3 सिद्धांत भी हैं। उसके बाद स्लोप सिद्धांत है, जैसे डेविस, पेंक और एलसी किंग जैसे जो जोग्राफर थे, उन्होंने कुछ अलग अलग डिपोजिशन की और कुछ कुछ अलग अलग अपर्दन की दोस्तों सिद्धांत दिए, उसको भी हम आगे बात करेंगे। दोस्तों आज जो हम लोगों ने किया कि अपर्दन कैसे होता है, मतलब कोई ए चीज सेडिमेंट उठ के बी तक पहुंचता है तो इस क्रिया को अपर्दन कहते हैं, और जब वो सेडिमेंट ए से जब बी पर इकट्ठा होता है, जहां पर ये जो प्रक्रिया खत्म होती है, मतलब अपर्दन की जहां पर ये सारी क्रियाएं खत्म हो जाती हैं, पूरी हो जाती हैं, तो वो क्या करेंगे कि वो सारे के सारा जो कूड़ा कचरा था या जो चट्टानों का मलबा था वो एक जगह जमा कर देंगी। और वो कहां पर है जमा कर सकती हैं, नदी अपने किनारों पर जमा कर सकती है, नदी अपने मतलब जो किनारों को तोड़ के जो मैदान है उसमें जमा कर सकती है, या फिर समुद्र के अंदर उसको जमा कर सकती है। ऐसे ही जो ग्लेशियर हैं वो जमा करते रहते हैं, बीच में जमा करते रहते हैं, साइड में जमा करते रहते हैं। तो इस प्रकार के जमाव को दोस्तों हम बोलते हैं डिपोजिशन या निक्षेप। दोस्तों उम्मीद है कि आपको जो लेक्चर पढ़ाया मैंने आपको समझ आया होगा, और अगर आपके पास इससे रिलेटेड और सजेशन है, सुझाव हैं, तो आपका वेलकम, मोस्ट वेलकम। और अगर आपके पास सुझाव हैं तो आप प्लीज हमारे साथ शेयर कीजिए, ताकि नेक्स्ट हम और ज्यादा अच्छे से बच्चों को बता सके। तब तक के लिए दोस्तों बने रहिए, धन्यवाद।